हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने चर्चा की पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले सोर्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, जिनमें प्रथम कृत्रिम स्रोत, दूसरा हमने डिवाइड किया था प्राकृतिक स्रोत, और तीसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी देने वाले मत, साक्ष्य। दोस्तों, कृत्रिम सोर्स के अंदर हमने 3 बातें देखी। कृत्रिम सोर्स के अंदर तापमान, दाब और तीसरा घनत्व। तापमान से हमें कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी पिछले वीडियो में देख ली थी। दाब से हमें किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, उसका भी हमने अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया। आज हम कृत्रिम सोर्स के अंदर, कृत्रिम स्रोतों के अंदर, कृत्रिम जो स्रोत होते हैं उन कृत्रिम स्रोतों के अंदर तीसरा बिंदु घनत्व पे चर्चा करेंगे। उस दिन केवल हम 2 बिंदुओं पे ही चर्चा कर पाए, हमारा एक बिंदु छूट गया था। आज हम इस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे प्राकृतिक स्रोत। अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों में प्राकृतिक स्रोत, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार के मत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले कृत्रिम स्रोत, जिनमें हमने 2 पे चर्चा की थी, तापमान पे और दाब पे। आज हम चर्चा करेंगे घनत्व। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले कृत्रिम स्रोतों में आज हम तीसरे बिंदु यानी घनत्व पे चर्चा करेंगे। कृत्रिम सोर्सेज में ये तीसरा पॉइंट है। घनत्व मीन्स डेंसिटी। दोस्तों, घनत्व किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान और आयतन होता है, उस द्रव्यमान और आयतन के बीच में जो अनुपात होता है, उस अनुपात को हम घनत्व के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का जो द्रव्यमान और उसका जो आयतन है, द्रव्यमान और आयतन के बीच में जो अनुपात होता है, उसको हम घनत्व के नाम से जानते हैं। घनत्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है, या हम सामान्य अर्थ कहें, घनत्व का सामान्य अर्थ, घनत्व का सामान्य अर्थ गहराई से लगाया जाता है। गहराई, या फिर हम कह सकते हैं गहनता। गहनता या गहराई, यानी सामान्य तौर पे हम गहनता या गहराई को ही
घनत्व कहते हैं। दोस्तों, घनत्व से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिलती है, देखेंगे कि पृथ्वी का जो धरातल होता है, पृथ्वी का धरातल यानी उसका जो ऊपरी परत, क्रस्ट, पृथ्वी के धरातल की जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की धरातल या उसकी ऊपरी जो परत है क्रस्ट, उस क्रस्ट से हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, पृथ्वी के धरातल से हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे ये जो घनत्व है वो बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी के सरफेस से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से घनत्व भी नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, घनत्व भी नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक कोर है, पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है, वहां पर डेंसिटी बहुत अधिक होगी। यदि औसत रूप से देखा जाए, यदि औसत रूप से देखा जाए तो पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व, पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व औसत रूप से 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि पृथ्वी तल से हम गहराई की ओर जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर है ये बढ़ता जाता है। मीन्स पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है वहां पे घनत्व कम होगा, बीच में घनत्व और ज्यादा बढ़ेगा, और जो अंतिम छोर है जिसे इनर कोर कहते हैं वहां पर घनत्व और अधिक पाया जाएगा। मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वहां पे घनत्व 2.7 ग्राम पर cm क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 2 से 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ऊपरी परत यानी क्रस्ट है उसका घनत्व माना जाता है। इसके बाद में मेंटल यानी दूसरी जो परत है उसमें टेम्परेचर, ये जो घनत्व है डेंसिटी वो और अधिक बढ़ जाएगी, और लास्ट में जो इनर कोर है वहां तक जाते जाते घनत्व है वो 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। अब यहां पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस घनत्व से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिल रही है। दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं ऊपर 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर औसत घनत्व माना जाता है, और पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 सेंटीमीटर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। जबकि
आंतरिक भाग में इसका 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई की ओर हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स पृथ्वी की जो गहराई है, पृथ्वी की जो गहराई है उसमें और घनत्व में, पृथ्वी की गहराई और घनत्व, पृथ्वी की गहराई और घनत्व इन दोनों के अंदर सापेक्षिक संबंध पाया जाता है। यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी घनत्व भी बढ़ता रहेगा। अब यहां पर घनत्व से क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी का जो नीचे की परतें हैं या पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, नीचे का भाग है, वो ठोस अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जो पदार्थ जितना ठोस होता है उसका घनत्व भी उतना अधिक होता है। नीचे पृथ्वी का जो घनत्व है वो 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। इसका मतलब निचली जो कोर है, इनर कोर, वो ठोस पदार्थ के रूप में होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। ओके दोस्तों, तो हमने तीनों बिंदु पे कृत्रिम संरचना देने वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कृत्रिम जो सोर्स होते हैं उनके तीनों बिंदुओं पे चर्चा की। ताप, दाब और घनत्व, इनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में मदद मिली। इसके बाद में हम दूसरे जो सोर्सेज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कृत्रिम सोर्स के बाद में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं उनमें एक नंबर पे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, और उसके बाद में हम देखेंगे भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप। किस प्रकार से ज्वालामुखी और भूकंप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। हम केवल और केवल यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी लेने के लिए इन प्राकृतिक सोर्सेज यानी ज्वालामुखी और भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं। वैसे ज्वालामुखी और भूकंप का डिटेल अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। यानी ज्वालामुखी का एक संपूर्ण टॉपिक रहेगा, ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सब डिटेल अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। इसी प्रकार से भूकंप है, इसके बारे में भी हम डिटेल अध्ययन नेक्स्ट क्लासों में यानी आने वाली क्लासों में हम करेंगे, जब हम ज्वालामुखी का टॉपिक लेके आएंगे और भूकंप का टॉपिक लेकर के आएंगे। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में हमें आज जानना जरूरी है, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले प्राकृतिक सोर्सेज हैं, यानी बहुत अच्छे स्रोत कहे जा सकते हैं, जिनसे हमें पता लगाना है कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी। सबसे पहले हम देखते हैं ज्वालामुखी।
ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से जलवाष्प, मैग्मा, विखंडित पदार्थ और विभिन्न प्रकार की गैसें हमारी जो ऊपरी परत है वहां तक या उससे बाहर निकलती हैं। उसमें उद्गारित होने वाले पदार्थ यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय कौन कौन सी पदार्थ निकलते हैं उद्गार के समय, उन पे हम देखेंगे जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न गैसें, विखंडित पदार्थ, विखंडित पदार्थ, जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, विखंडित पदार्थ और मैग्मा या लावा, मैग्मा या लावा। देखेंगे मैग्मा और लावा सेम है। मैग्मा जब तक पृथ्वी के अंदर होता है तब तक उसको मैग्मा कहते हैं, जबकि पृथ्वी के बाहर आ जाता है उसको लावा नाम दे दिया जाता है। इन पे हम डिटेल से चर्चा बाद में करेंगे। दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, विखंडित पदार्थ, मैग्मा या फिर लावा हमारे सामने प्रकट होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो जलवाष्प होता है वो गैसीय या तरलीय अवस्था में होता है, तरल या गैसीय अवस्था में होता है। विभिन्न प्रकार की गैसें, ये तो यहां पे क्लियर समझ में आ रहा होगा, गैसीय अवस्था में होती है। विखंडित पदार्थ ये ठोस अवस्था में होते हैं। और मैग्मा या लावा, मैग्मा बिल्कुल तरल लिक्विड पदार्थ होता है, ये भी कैसा होता है, तरल होता है। यहां पे एक बात हमें समझ में आ रही है कि जब जब ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, विखंडित पदार्थ और मैग्मा या फिर लावा हमारे सामने निकल के आ रहा है, उसकी किस प्रकार की अवस्थाएं हैं इससे हमें पता चलता है। तरल या गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था और तरल अवस्था, यानी तीनों ही अवस्थाएं, तीनों ही प्रकार के पदार्थ हमारे सामने निकल करके आ रहे हैं। इट मीन्स पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा हो सकता है, ठोस हो सकता है। किसके आधार पे, विखंडित पदार्थों के आधार पे। मैग्मा या लावा के आधार पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरलीय अवस्था में हो सकता है। और जो गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में हो सकता है। ओके दोस्तों, यहां समझ में आया हमें, हमने अनुमान लगाया ज्वालामुखी उद्गार के आधार पे कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो गैसीय हो सकता है, ठोसी अवस्था में हो सकता है या फिर लिक्विड यानी तरलीय अवस्था में हो सकता है। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे प्राकृतिक सोर्स के अंदर, प्राकृतिक स्रोत के अंदर दूसरा प्रकार भूकंप। क्या देखेंगे, भूकंप। दोस्तों,
ये जो भूकंप शब्द है, ये भू प्लस कंपन दो शब्दों से मिलकर के बना है। भू मीन्स होता है पृथ्वी और कंपन मीन्स कांपना या हिलना, कांपना या हिलना, कांपना या हिलना। मोटे तौर पर भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का हिलना, यानी साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि भूकंप मीन्स होता है पृथ्वी का कंपन करना या पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी का कंपन करना या पृथ्वी का हिलना। अब ये भूकंप कैसे आते हैं, इसको हम अगली क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पे पहले मैंने बताया हमें इतना अंदाजा लगाना है कि जो भूकंप है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी देते हैं। भूकंप है, इसमें पृथ्वी का जो भूगर्भ है, पृथ्वी के भूगर्भ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी जो अंतर्जात बल होते हैं, अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। और ये जो भूकंपीय तरंगें हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकलती हैं, ये हमारे सामने दो प्रकार की तरंगें होती हैं, दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है पी और एक होती है एस। पी मीन्स होती है प्राइमरी यानी प्राथमिक, पी मीन्स प्राइमरी या प्राथमिक तरंगें, और एस फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव्स मीन्स द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक तरंगें। प्राथमिक तरंगें और द्वितीय तरंगें, ये हमारी भूकंपीय भूगर्भ से आने वाली भूकंपीय तरंगें हैं। और जब ये भूकंपीय तरंगें हमारे धरातल के पास में आती हैं तो धरातल की जो चट्टानें होती हैं उन धरातलीय चट्टानों के साथ में अन्योन्य क्रिया करके, उनके साथ में अन्योन्य क्रिया करके और एक नई प्रकार की तरंगें वहां से उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं, जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। मीन्स सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। ओके दोस्तों, यानी जो भूकंपीय तरंगें हैं वो दो प्रकार की होगी हमारे सामने, एक भूगर्भ से आने वाली तरंगें और दूसरी जो पृथ्वी का जो धरातल है सरफेस, वहां पर जब भूकंपीय तरंगें आती हैं उनसे वो क्रिया करके और जो तरंगें निकलती हैं उनको हम धरातलीय तरंगें कहते हैं। धरातलीय तरंगों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि सरफेस ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन भूगर्भ से जो भूकंपीय तरंगें आती हैं उनसे हमें भूकंप पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी बहुत अत्यधिक जानकारी हमें मिलती है। किस प्रकार से मिलती है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यानी पृथ्वी के भूगर्भ से, अभी हमने पढ़ा जो पृथ्वी का भूगर्भ है उस पृथ्वी के भूगर्भ से दो प्रकार
की तरंगे निकलती हैं। दो प्रकार की तरंगे निकलती हैं, भूकंपीय तरंगे, जिनमें हमने एक देखा प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, टिंकर, प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंग, और दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स मींस द्वितीयक तरंगे। ओके दोस्तों, पृथ्वी का जो भूगर्भ होता है, पृथ्वी का जो भूगर्भ होता है उसमें ये तरंगे निकलती हैं, यानी ऐसा स्थान, ऐसा पृथ्वी का आंतरिक स्थान की बात करें जहां से ये जो तरंगे हैं, पृथ्वी का वह आंतरिक भाग जहां से ये तरंगे निकलती हैं, जहां से ये तरंगे निकलती हैं, उस स्थान को भूकंप का मूल कहते हैं। उस स्थान को भूकंप का मूल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको फोक्स कहते हैं, भूकंप मूल या फोक्स। अब ये जो तरंगे होती हैं ये पृथ्वी की विभिन्न भागों से, यानी जो आंतरिक भाग है, विभिन्न प्रकार की परतें हैं, उन विभिन्न परतों से होकर के बाहर निकलने का प्रयास करती हैं और पृथ्वी के धरातल के ऊपर, पृथ्वी के धरातल के ऊपर एक बार दोबारा से चर्चा करते हैं हम, यानी ये वह स्थान है जहां से तरंगे स्टार्ट होती हैं। इसे हम भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप मूल या फिर फोक्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, फोक्स। ओके दोस्तों, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग जहां से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं, शुरू होती हैं, उसको हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं। हाइपोसेंटर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, हाइपोसेंटर। ये शब्दावली है बेटा, ये शब्दावली है दोस्तों, इस शब्दावली का आपको ध्यान रखना है। भूकंप मूल जिसे फोक्स के नाम से भी जानते हैं और हाइपोसेंटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो भूकंप मूल से तरंगे निकलती हैं और पृथ्वी के सरफेस पर, धरातल के ऊपर सबसे पहले जिस बिंदु पर हमें नजर आती है, जहां पे इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं सिस्मोग्राफ के माध्यम से, उस भाग को हम, यानी उस बिंदु को हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, उसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र मीन्स इसको अंग्रेजी में एपिसेंटर भी के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो अधिकेंद्र है, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, यहां से एकदम 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस 90 डिग्री के कोण के ऊपर धरातल पर जहां सबसे पहले ये भूकंपीय तरंगें आती हैं, उसको अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी पृथ्वी है,
उसके आंतरिक भाग से ही जो तरंगे निकलती हैं उनमें से पी तरंगे यानी प्राइमरी जो वेव्स है जिसे अनुदैर्ध्य भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी कह सकते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये तीनों ही प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है, मीन्स ठोस, तरल और गैस, तीनों प्रकार के माध्यमों से ये गुजर सकती है। जबकि सेकेंडरी वेव्स मीन्स अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ, बाकी हम आगे इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, भूकंप का जब टॉपिक आएगा वहां पर। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो केवल ठोस माध्यम से ही गुजर पाती हैं, केवल ठोस माध्यम से ही गुजर पाती हैं। तो जो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, एक और डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहां से पृथ्वी यहां से भूकंप की जो तरंगे हैं वो निकल रही हैं, यानी ये भूकंप मूल हो गया, मीन्स फोक्स। अब ये जो हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये तीनों अवस्थाओं में यानी ठोस, तरल और द्रव तीनों में निकलती हैं, तीनों के अंदर से गुजर जाती हैं। तो ये जो तरंगे हैं ये इस प्रकार से गुजर जाएंगी, ये इस प्रकार से गुजर जाएंगी, यानी तीनों अवस्थाओं में से ये निकल जाएंगी। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती है, द्वितीयक जो तरंगे होती हैं वो ठोस माध्यम से तो आसानी से गुजर जाती हैं, ठोस माध्यम से तो आसानी से गुजर सकती हैं, लेकिन जो तरल माध्यम होता है, तरल पदार्थ होता है, वहां से वो नहीं गुजर पाती हैं और वहां से वो इस प्रकार से टर्न कर जाती है, घूम जाती है। ठीक है, ये जो मान के चलते हैं कि हमारा 0 डिग्री और ये सेकेंडरी वेव्स जहां तक आती हैं ये 103 डिग्री होता है। 103 डिग्री से 103 डिग्री के बीच में 103 से इधर भी 103 और 103 यहां पर आसानी से ये सेकेंडरी वेव्स जा सकती हैं, लेकिन इस 103 से इस 103 के बीच में सेकेंडरी वेव्स नहीं जाती हैं, नहीं जा पाती हैं। इसका मतलब यहां ये समझ में आ रहा है कि जहां जहां सेकेंडरी वेव्स नहीं जा पा रही, इसको हम शैडो जोन कहते हैं, छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो छाया क्षेत्र है जहां पे सेकेंडरी वेव्स नहीं जा पा रही, उसे वो कैसी अवस्था में हो सकता है? तरल अवस्था में हो सकता है। इट मीन्स भूकंप से भी हमें ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी का जो अभ्यंतर है, आंतरिक भाग है, वो ठोस हो सकता है और तरलीय अवस्था में भी हो सकता है। जहां पे सेकेंडरी वेव्स नहीं जा सकती हैं वो तरलीय अवस्था में है, और जहां पे सेकेंडरी वेव्स भी जा सके, प्राइमरी वेव्स भी जा सके, वो ठोस अवस्था में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो केवल हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना था। उसके लिए हमने यहां पे देखा कि हमारे जो प्राकृतिक सोर्स होते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप, उनसे भी हमें
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब इसके बाद में हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के साक्ष्य या मत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के साक्ष्य, ये हमारा तीसरा बिंदु रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विभिन्न प्रकार के मत, विभिन्न प्रकार के विभिन्न मत या साक्ष्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन और मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, जेम्स जीन्स और जेफरीज का ज्वारीय परिकल्पना, यानी हम समझेंगे ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन व मोल्टन, ये जो परिकल्पना है उसको देने वाले थे चैम्बरलिन और मोल्टन। इनकी परिकल्पना को समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे निहारिका परिकल्पना। दूसरा हम ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जेफरीज, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज की ग्रहाणु परिकल्पना। और तीसरा निहारिका परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ओके दोस्तों, हम विभिन्न प्रकार के मत या साक्ष्य जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रहाणु परिकल्पना जो चैम्बरलिन व मोल्टन ने दी है, ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स और जेफरीज ने दी है, निहारिका परिकल्पना जो लाप्लास ने प्रस्तुत की है। इन सब की चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़े रहिए इसी प्रकार से। धन्यवाद।